संजीव, अब क्या हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स की कितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सुपर पावर एक ही है दुनिया में। वो जहां चाहे युद्ध करवा भी सकता है और जब चाहे रुकवा भी सकता है। संजीव, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मानक इस समय एक सबसे बड़ा मैवरिक है दुनिया में, जो कंट्रोल कर रहा है इवेंट्स को, फ्लो ऑफ इवेंट्स को। ये छुपा हुआ नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। मेरे से पहले जितने वक्ता और एक्सपर्ट्स ने बात की कि मतलब उसका एक नेचर है, वो स्टेट्समैन बाद में है, ट्रांजैक्शनल पहले है, बिजनेसमैन पहले है। वो हर चीज को एक डील की तरह से देखता है। देखिए, 2-3 बातें बहुत सबकी सुनने के बाद जो मेरे मन की है वो मैं कहना चाहूंगा। अगर आप बात से शुरू करूं कि जो मेरे से पहले शायद आलोक जी बोल रहे थे कि रूस और चीन ने क्या कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, तो वो तो किसी को नहीं मालूम, उसके बारे में तो हम सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो परोक्ष रूप से जो दिखी वो ये है कि अपनी लड़ाई सबको खुद ही लड़नी पड़ेगी। रूस ने इतने बयान दिए पहले कि हम वेपन भी दे देंगे, न्यूक्लियर, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन सरफेस पे उसकी तरफ से ईरान पर हवाई हमला जब अमेरिका ने किया उसके बाद भी कोई ऐसा डैमेजिंग स्टेटमेंट नहीं आया। चीन ने भी कुछ ऐसी बात परोक्ष रूप से नहीं कही। उसके विमान वहां जाते थे, हार्डवेयर मिलिट्री का लेके, ऑल थ्रू द वॉर, ये सबको पता है, इसकी काफी चर्चा है, लेकिन उसने भी कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया। मतलब कोई दूसरे की लड़ाई में बियॉन्ड द पॉइंट नहीं उलझेगा। ये भी एक मैसेज साफ है। वो चाहे गाजा पट्टी की लड़ाई है, चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई है, चाहे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, चाहे ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई है, सब अपनी अपनी संभालो। आफ्टर अ पॉइंट आपका कोई सगा नहीं है दुनिया में सिवाय आपके खुद के। तो मुझे तो ऐसा लगता है, ये तो एक अलग साइड पहलू है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे माना आपने कहा, ये एस्टैब्लिश कर दिया, इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सबसे जो मजबूत स्तंभ है या उदाहरण है वो डोनाल्ड ट्रंप है। उसने लड़ाई शुरू करवाई, इजराइल बिना उसके इशारे के हमला कर नहीं सकता था। इजराइल ने लगातार उसमें दबाव बना के रखा कि अमेरिका भी युद्ध में आए। अमेरिका ने एक छलावा दिया, धोखा दिया, मिराज दिया कि 12 दिन की विंडो देता हूं मैं, लेकिन 2 दिन बाद हमला कर दिया। उसके B-2 बॉम्बर्स चले गए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स डाले। अब उससे कितना नुकसान हुआ उसका आकलन हम लोग से इस पैनल पे बैठ के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी को मालूम ही नहीं है कितना नुकसान हुआ है, कितना सेटबैक हुआ है, क्या वो एनरिच्ड यूरेनियम पहले शिफ्ट हुआ, कितने साल या महीने या दिन पीछे गया, प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हुआ। उसकी परसेंटेज का आकलन हमारे बस की बात नहीं है। वी कैन ऑल कीप ऑन गेसिंग टिल किंगडम कम इंटेलिजेंटली कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, बट क्लियर विनर मेरे हिसाब से अमेरिका और इजराइल इसलिए कि उन्होंने अपनी मर्जी से लड़ाई शुरू की। यस, इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा, उसको सेटबैक हुआ, उसकी आयरन डोम की लिमिटेशंस भी सामने आई, लेकिन अमेरिका ने अपनी मर्जी की तिथि चुन के बंद करवाया इस लड़ाई को। फिक्स्ड मैच वाली आपकी बात सही है, लेकिन फिक्स्ड एंडिंग है, फिक्स्ड शुरुआत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि ईरान इजराइल सबने मिलकर तय किया कि चलो आज से लड़ाई शुरू करें। एंडिंग जरूर फिक्स्ड होती है हमेशा, है ना। तो सीज फायर फिक्स्ड है, वो ठीक है, उसमें सबकी इज्जत रह गई। अब पाकिस्तान भी बाद में बोलता रहा हम जीत गए, वहां भी जश्न मिला, वहां भी वो क्या नाम है उसका, शाहिद अफरीदी भी जुलूस में निकल गए, सेना के लोग भी निकल गए, यहां भी जुलूस बन गए, यहां भी सबने कर दिया हम ठोका है, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। क्या ये सब बातें भी ऐसी हैं, लड़ाई में अल्टीमेटली कौन जीता है इसका आकलन बहुत देर में हो सकता है और बहुत ही डिटेल्ड स्टडी के बाद। बट हर लड़ाई का जेन्युइन सीज फायर या स्थायी सीज फायर तभी हो सकता है जब सबको ये कहने का अवसर मिले कि भाई हमने ठोक दिया दूसरे को, हम जीत गए, है ना। तो खोमेनी साहब का पर्पस जहां तक सर्व हुआ कि उनके सारे टॉप कमांडर्स मारे गए, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, जबरदस्त नुकसान हो गया तेहरान पे, जब चाहे इम्प्यूनिटी के साथ इजराइल ने हमला किया, लेकिन वो खुद बच गए। 86-87 साल की उम्र में भी खुद बच गए, रिजीम चेंज नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो इस बात का ही शुक्र मना रहे होंगे कि एक चीज तो हुई। दूसरा, यू कैन लिव टू फाइट अनदर डे, जैसे एक मेरे फेलो पैनलिस्ट ने अभी कहा। इजराइल ने अपना एक बार फिर धमाका दिखाया। नेतन्याहू एक रैम्बो टाइप फिगर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, उनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इजराइल में वो हैं, उनकी पार्टी का भी इतना राइट विंग एटीट्यूड है,
उन्होंने भी साबित कर दिया कि जी हम अंदर गए और खूब घुस के मारा, घर में घुस के। ये सब अपने इंडिया के फ्रेजेस ही इस्तेमाल कर रहा हूं मैं वहां के मुतल्लिक भी, है ना, कि हम घुस के मारा है, हैप्पी हो जाओ, सब घर वाले खुश हो जाओ, जो जो जिनको उसमें आनंद आता है। घुस के किसको मारा है ये मालूम नहीं, है ना, कितना नुकसान करा है ये मालूम नहीं, पूछने वाला वहां भी देशद्रोही होगा, तो वहां भी वो अपॉर्चुनिस्टिक होगा, गलत बात कर रहा होगा, ये सेना से सवाल क्यों पूछ रहे हो, उससे क्यों पूछ रहे हो। तो ये सारी ये क्या एंडलेस डिबेट्स है। बट व्हाट जो डिसाइसिव निर्णायक बात है कि ट्रंप की दादागिरी चल रही है। ट्रंप डिसाइड करता है दुनिया में क्या हो रहा है। अब वो चाहे हम कहते रहे कि हमने उसकी मीडिएशन नहीं ली, लेकिन जैसे यहां पे हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उसका 5 बजे ट्वीट आ गया था यही, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द मैटर के साथ एंड करता है वो, है ना। तो मतलब आप देखिए ना, एक ग्लोबल सुपर कॉप है या ग्लोबल मीडिएटर है या ग्लोबल सिरफिरा है, जो भी कहें आपकी इच्छा है, बट उसकी है, उसकी चल रही है, क्योंकि उसके पास B2 बॉम्बर्स हैं, वो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, सबसे बड़ी दूसरी शक्ति है। चीन वगैरह ना, ये एक बात भी सेटल हो रही है कि चाइना वगैरह भी कितने भी स्ट्रांग हो, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं अमेरिका से थोड़ा बहुत घबराते हैं। क्योंकि देखिए, आप कितना भी आलोचना करिए, अमेरिकन्स की खास बात यह है कि वो लड़ाई में जाने से हिचकिचाते नहीं। अब पूरी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो ट्रंप का पोल प्लान था, मेन चुनावी मुद्दा था कि हम किसी लड़ाई में नहीं फंसेंगे, दुनिया की लड़ाइयां बंद कराएंगे, और प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। इसलिए उसने को 12 दिन में युद्ध विराम कराना जरूरी था, क्योंकि अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ होती, उसका सपोर्ट बेस खिलाफ हो जाता अगर अमेरिका लंबी लड़ाई में फंस जाता। इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। उसने चौड़े में 4 थप्पड़ इसके लगाए, अपने दोस्त को भी थोड़ा कमजोर कर दिया, वापस वहां और सामान बेचो, आर्मामेंट इंडस्ट्री, ये वो, इजराइल को वहां पे भी थैंक यू ट्रंप के पोस्टर लगवा लिए। ईरान ने भी कह दिया हाँ भी जी अमेरिका ने पेश की, तो क्या फर्क पड़ता है। उसने जिस समय पे चाहा सीजवायर करवाया। और कतर पे जो हमला था कल रात को, मैंने भी वो न्यूज फ्लैश देख के सोचा अरे यार ये तो बढ़ेगी, अब लड़ाई व्यापक होगी, देखो क्या होता है। लेकिन नॉनसेंस, फ्रॉडबाजी, ये तो वही वाली बात होगी ना कि आपने दूसरी गली में जाके पहले ही वहां के दादा को बता दिया कि यार मैं आऊंगा, ऐसी 2-4 दुकानों पे बर्तन फेंक के चले जाऊंगा। तो इट इज लाइक दैट, आपने पहले उसको बता दिया, कर दिया। हमारे कितनी फिल्में इस तरह की बन चुकी। तो अल्टीमेट विनर क्लियरली कोई दो राय नहीं है, इजराइल अमेरिका कॉम्बिनेशन है, उसमें भी अमेरिका इज द रियल विनर। ईरान को फेस सेवर मिल गया, खोमेनी जी की जान भी बच गई, फिलहाल सत्ता भी बच गई। और जो बड़ी उम्मीद थी शुरू में, बेंजामिन नेतन्याहू 2 दिन तो उन्होंने ईरानी पब्लिक से अपील की कि आप अपनी रिजीम को बदलिए, इस अनपॉपुलर रिजीम को, लेकिन वो रिजीम हर जगह नेशनलिज्म है। सिर्फ नेशनलिज्म को इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की पपौती नहीं है। ईरान पे भी जब हमला हुआ तो कुल मिला के वहां की जनता ने बगावत नहीं की, अपनी सरकार और सत्ता के कहीं इतने कष्ट में भी, इतने आक्रमण के बाद भी उसके पीछे खड़े रहे। तो रिजीम चेंज का उनका इरादा फेल हो गया, तो बच गए खोमेनी साहब। अब वो कितने दिन बचे रहेंगे, अब 88 साल की उम्र में वैसे भी कितने दिन आप वो कर पाओगे। मतलब आपका बहुत कोई लंबा फ्यूचर तो है नहीं। अब उनका बेटा तैयार है, क्या वो सत्ता संभालेगा, कोई और संभालेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ इम्पॉन्ड्रेबल्स। बट ये बात तय है, पूरे यूरोप ने तय कर दिया था, जर्मनी, यूके, फ्रांस, सबका बयान आ चुका था कि उन्हें ईरान का परमाणु बम स्वीकार नहीं है। मेरे एक फेलो पैनलिस्ट ने कहा था भाई ऐसा क्यों नहीं है, जब पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो सकता है तो पाकिस्तान के ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल या कम इररिस्पॉन्सिबल होगा ईरान से? नहीं, लेकिन ईरान के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजराइल का एक स्ट्रैंगल होल्ड है यूरोपियन कम्युनिटी पे और अमेरिका पे। वहां की जूइश लॉबी पैसे को कंट्रोल करती है, आर्म्स इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, बहुत पावरफुल लॉबी है। मतलब दे पंच मच अबव देयर वेट और पे स्केल। उनकी संख्या कम है लेकिन उनके इन्फ्लुएंस उसके अनुपात में बहुत ज्यादा है। तो जूइश लॉबी का एक अलग खेल है, एक अलग उनका इन्फ्लुएंस है। तो उसकी वजह से ईरान को रोकना है। और ये पाकिस्तान तो खुद ही मतलब पाकिस्तान को तो ये नहीं मालूम कि वो चीन की गोद में बैठा है कि अमेरिका की, और दोनों की गोद में बैठा है। देखिए पाकिस्तान की ब्यूटी देखिए ना, हम पाकिस्तान को रोज कोसते रहते हैं, लेकिन किस्मत कोई लिखवा के लाए तो पाकिस्तान जैसी लिखवा के लाए कि हर जना उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, हर जना उसके साथ है। मतलब ये बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया है। और उसके बॉटम लाइन यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सबको अपना स्वार्थ, खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से सब गाइड होता है।
कोई फलसफा नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई मॉरल और एथिक्स नहीं है। बिल्कुल सही है, और कोई दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे?